बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है जिसको आप एब्रासिव ब्लास्टिंग भी कहते हैं, सैंड ब्लास्टिंग भी कहते हैं या सिंपली ब्लास्टिंग भी कहते हैं। इससे पहले आप तरतीब के साथ वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं कि कोई भी पाइपलाइन हम कंस्ट्रक्ट करते हैं या वेसल बनाते हैं या टैंक्स बनाते हैं, सबसे पहले इनकी वेल्डिंग होती है। वेल्डिंग के बाद वेल्डिंग में डिफेक्ट्स को ढूंढने के लिए एक्सरेज किए जाते हैं। उसके बाद इन वेल्डिंग जॉइंट्स की मजबूती को चेक करने के लिए हाइड्रो टेस्ट या न्यूमेटिक टेस्ट किया जाता है। ये सारे टेस्ट होने के बाद फिर इनमें से कुछ सिस्टम्स के ऊपर पेंट करना होता है जिसको पेंटिंग कोटिंग भी कहते हैं। और पेंटिंग से पहले इनकी एब्रासिव ब्लास्टिंग की जाती है। एब्रासिव ब्लास्टिंग का मकसद ये है कि इनकी सतह के ऊपर, दीवारों के ऊपर जो पहले से कोई पेंट है या जंग है जिसको रस्ट कहते हैं, उसको उतारना होता है, जिसको सरफेस प्रिपरेशन भी कहते हैं। सरफेस प्रिपरेशन के लिए सैंड ब्लास्टिंग की जाती है और कोई भी जंग या पेंट या किसी भी किस्म का मैल कुचैल उतारा जाता है। उसके बाद इनके ऊपर पेंटिंग की जाती है। सैंड ब्लास्टिंग है क्या, कुछ बारीक पिसे हुए मटेरियल्स होते हैं, जिस तरह से बारीक रेत होती है इस तरह से बारीक पिसे हुए ज़रात होते हैं। वो कोई पत्थर भी हो सकता है, कुछ ड्राई फ्रूट्स के हार्ड शेल्स भी हो सकते हैं जिनको पीसा जाता है और उनकी बारीक ज़रात बनाए जाते हैं। और फिर इन ज़रात को हवा के प्रेशर के साथ इस दीवार के ऊपर, सतह के ऊपर मारा जाता है और इतनी प्रेशर के साथ और इतने ज़ोर के साथ मारा जाता है कि ये जंग उतर जाता है। पहले से इस सरफेस के ऊपर कोई पेंट वगैरह हो वो उतर जाता है, सफाई हो जाती है। जिस तरह से ये आपको नज़र आ रहा है, आपके सामने सैंड ब्लास्टिंग चल रही है। ये जो एरिया है इसमें अभी तक जंग है, ये अपनी असल पोजीशन में है। जबकि ये जो साथ दूसरा एरिया आपको नज़र आ रहा है, इस एरिया पर सैंड ब्लास्टिंग चल रही है और जहाँ जहाँ सैंड ब्लास्टिंग हो चुकी है वो आपको सरफेस नज़र आ रही है कि किस तरह से तैयार हो गई है, साफ़ सुथरी हो गई है, सारा जंग उतर चुका है उससे। ये जो सैंड ब्लास्टिंग के लिए पाउडर इस्तेमाल किया जाता है, जो ज़रात इस्तेमाल किए जाते हैं, इसको सैंड ब्लास्टिंग मीडिया कहा जाता है। ये मीडिया मिनरल्स का भी हो सकता है, मेटल्स का भी हो सकता है और कुछ फ्रूट्स के हार्ड शेल्स का भी हो सकता है। इन चीज़ों को पीस कर बारीक पाउडर बनाया जाता है और फिर इसको सैंड ब्लास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ये लोग जो मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक सुर्ख रंग का पत्थर होता है, एक मादनियात है जिसको पीस कर ये पाउडर सा रेत सी बनाई जाती है। इस पत्थर को गार्नेट कहा जाता है। और जो भी मीडिया जब पीस कर बारीक रेत की शक्ल इख्तियार कर लेगा तो इस बारीक रेत को ग्रिट कहेंगे। चाहे किसी भी चीज़ का पाउडर बनाया गया, जब वो पाउडर की शक्ल इख्तियार कर लेगा तो उस पाउडर को ग्रिट कहेंगे। बहुत से मीडिया सैंड ब्लास्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो सिलिका सैंड होती है वो आरामको में मना है उसका इस्तेमाल। उससे भी सैंड ब्लास्टिंग होती है, एब्रासिव ब्लास्टिंग, लेकिन आरामको में वो मना है। इसी तरह से अखरोट के छिलके के जो शल होते हैं सख्त लकड़ी की तरह, उनको भी पीस के उनसे भी जो बारीक पाउडर सा बनाया जाता है उससे भी सैंड ब्लास्टिंग हो जाती है, लेकिन वो भी मना है क्योंकि वो कम्बस्टेबल मटेरियल होता है। जो भी मटेरियल हो, मकसद यही है कि सरफेस को क्लीन करना, जंग उतारना, कोई पेंट मैल कुचैल हो उसको उतारना और सरफेस को प्रिपेयर करना। इस मकसद के लिए पानी का इस्तेमाल भी किया जाता है कुछ कंपनीज़ के अंदर, जिसको हाइड्रोजेटिंग कहा जाता है। पानी को बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ मारा जाता है और जिस तरह से आपको अभी सैंड ब्लास्टिंग होते हुए नज़र आ रही है, ये तो पानी नहीं है, लेकिन जिस तरह से यहाँ सरफेस क्लीनिंग प्रिपरेशन हो रही है, जंग उतर रहा है, इसी तरह से पानी का इस्तेमाल करके भी हाइड्रोजेटिंग की जाती है और इसी तरह से सरफेस को क्लीन किया जाता है, इसी तरह से जंग उतारा जाता है। जैसे ये अभी पानी का स्प्रे करके इसको क्लीन कर रहे हैं। ये एब्रासिव ब्लास्टिंग से पहले सबसे पहला अमल यही है, इसको साफ़ करते हैं पानी मार के प्रेशर के साथ। ये हाइड्रोजेटिंग नहीं है, लेकिन इसी तरह से प्रेशर के साथ पानी मारा जाता है और जंग को उतारा जाता है, सरफेस प्रिपरेशन की जाती है। सैंड ब्लास्टिंग का और पेंटिंग कोटिंग का एक बाकायदा सेटअप होता है। पाइपलाइनों में आपने अक्सर
देखा होगा कि एक ही गाड़ी डायना या ट्रक के ऊपर सारा सेटअप लगाया होता है, जो जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, पाइप्स होजेस होते हैं या जो मटेरियल इन्होंने इस्तेमाल करना होता है, वो सारा एक ही गाड़ी के अंदर लोड करके पाइपलाइन के साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ टैंकों में आपको जो सेटअप नज़र आएगा ये थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा बड़ा है, इक्विपमेंट्स थोड़े बड़े आपको नज़र आएंगे उनसे। सैंड ब्लास्टिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, वो जो पीछे आप डॉक्यूमेंट्स देखते आए हैं, जनरल डॉक्यूमेंट्स वही होंगे। वर्क परमिट होगा, जीएससी होगा, मेथड ऑफ स्टेटमेंट होगा और आगे जो जो मज़ीद डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इक्विपमेंट्स के हवाले से वो हम डिस्कस करते जाएंगे। और जो जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं CSSP, HIP और ERP वगैरह या और भी डिटेल हम पिछली वीडियोज़ में देख चुके हैं, वो कॉमन है, वो आपने किसी भी एक्टिविटी के साथ उनका नाम लेना है। सैंड ब्लास्टिंग की एक्टिविटी के लिए इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सैंड ब्लास्टिंग इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। बहुत ज़्यादा डस्ट, नॉइज़ वगैरह क्रिएट होते हैं इस एक्टिविटी के दौरान। एब्रासिव ब्लास्टिंग को मज़ीद डिस्कस करने से पहले हम इस सेटअप को देख लेते हैं, इक्विपमेंट्स को देख लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले तो कंप्रेसर देख लेते हैं। कहीं भी सैंड ब्लास्टिंग होगी आपको कंप्रेसर ज़रूर देखने को मिलेगा। पाइपलाइनों में आपको छोटे छोटे कंप्रेसर मिलेंगे, लेकिन यहाँ खासा बड़ा कंप्रेसर आपको देखने को मिलेगा। कंप्रेसर का फंक्शन ये होता है कि कंप्रेसर एटमॉस्फेयर से आम हवा को लेके अपने अंदर लेके इसको कंप्रेस करके और बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आगे छोड़ता है। इस कंप्रेसर मशीन में ज़्यादातर चीज़ें वही हैं जो आपने वेल्डिंग वाले चैप्टर में जनरेटर की इंस्पेक्शन या वेल्डिंग मशीन की इंस्पेक्शन के दौरान देखी थी। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ वही अप्लाई होंगी। इसकी इंस्पेक्शन के दौरान आपने जो चीज़ें देखनी हैं उनमें से काफ़ी सारी आप वेल्डिंग वाले चैप्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं। कंप्रेसर के नीचे ड्रिप ट्रे होना चाहिए, क्योंकि इसमें डीजल इस्तेमाल होता है, उसकी लीकेज हो सकती है। उसके अलावा इसके टायर्स के नीचे चॉक्स लगे होने चाहिए, मूवमेंट इसकी रुकी हो। इसके ऊपर हाई नॉइज़ के साइनेजेस होने चाहिए, क्योंकि इसका बहुत शोर होता है और जो हवा बाहर निकलती है कंप्रेस होके वो वैसे भी बहुत ज़्यादा शोर वाली होती है और सैंड ब्लास्टिंग के काम में वैसे भी बहुत ज़्यादा शोर होता है। इस एरिया में चारों तरफ हाई नॉइज़ के साइनेजेस लगे होने चाहिए, लेकिन कंप्रेसर के ऊपर अलग से हाई नॉइज़ के साइनेजेस लगे होने चाहिए। आरामको में नॉइज़ अगर 85 डेसिबल्स को क्रॉस करेगा तो हियरिंग प्रोटेक्शन को यूज़ करना मस्ट है। ईयर प्लग्स या ईयर मफ्स वगैरह का इस्तेमाल। इसकी थर्ड पार्टी वैलिड होनी चाहिए, इसकी डेट वैलिड हो। इसको कॉम्पिटेंट पर्सन स्टार्ट करे, डेली इसकी चेकलिस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन फिल करेगा। इमरजेंसी स्टॉप बटन होना चाहिए। इसकी साइड स्क्रीन्स इस तरह से खुली हुई नहीं होनी चाहिए, ये चारों तरफ से बंद होनी चाहिए। ये जो कंप्रेसर सैंड ब्लास्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। उसकी वजह यह है कि इसकी हवा हमने सिर्फ सैंड ब्लास्टिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि इसी हवा से सैंड ब्लास्टर्स ने सांस भी लेना है। इसी हवा को सांस लेने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, लिहाजा ये हवा हज़र्ड्स से पाक होनी चाहिए ताकि आगे सांस लेने वाले बंदों को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि ये हवा कंप्रेसर के अंदर से कंप्रेस हो के आगे जानी है और इसी को बंदों ने सांस लेने के लिए इस्तेमाल करना है, तो ये हवा साफ़ सुथरी हो और चांसेस हैं कि इसके साथ ऑयल वगैरह या कोई डस्ट वगैरह या कोई और कंटेमिनेशन, ख़ास करके कार्बन मोनोऑक्साइड जो इंटरनल कंबस्शन से बनती है जैसे इंजन्स के अंदर, आपको पता ही है, तो चांसेस हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई ऑयल वगैरह इस हवा के साथ मिक्स हो सकते हैं। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि ये जो हवा कंप्रेसर से कंप्रेस हो के आगे जानी है खुसूसन सांस लेने के लिए, ये साफ़ सुथरी है, इसके साथ कोई हज़र्ड्स नहीं है, कोई ख़तरात इसके अंदर मौजूद नहीं है, ये नॉर्मल साफ़ प्योर हवा है। इस चीज़ को हम कैसे मेक श्योर करेंगे? इसके लिए आरामको कहता है कि ग्रेड डी हवा होनी चाहिए सांस लेने के लिए। ग्रेड डी का मतलब वो हवा है जो साफ़ सुथरी है, जिसमें किसी भी हज़ार्डस चीज़ का कंटामिनेशन नहीं है।
अब ये कैसे पता चलेगा कि ये हवा ग्रेड डी है, साफ़ सुथरी है, सांस लेने के लिए अप्रूव्ड है? तो हमारे पास सबूत के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनसे ये साबित होगा किसी थर्ड पार्टी ने इस हवा को टेस्ट किया होगा और फिर कोई सर्टिफिकेट दिया होगा कि ये हवा ग्रेड डी है और पास हो चुकी है, सांस लेने के लिए सेफ़ है। इस मकसद के लिए कंप्रेसर के आउटलेट्स की जगह से हवा का सैंपल लिया जाता है। मिसाल के तौर पर ये आपको जो नज़र आ रहे हैं वाल्व लगे हुए, ये इस कंप्रेसर के आउटलेट्स हैं। यहाँ से हवा कंप्रेस होके बाहर आती है। थर्ड पार्टी ने यहीं से हवा लेनी है, जो हवा कंप्रेसर से घूम के आई हो, कंप्रेस हो के इसके अंदर से रास्ते पकड़ के आई हो और यहाँ आउटलेट से बाहर आए। यही हवा लेनी होती है थर्ड पार्टी ने और इस हवा का सैंपल जाता है लेबॉर्ट्रीज़ में, वहाँ टेस्ट होती है ये हवा और जब पास हो जाए कि ये ग्रेड डी एयर है, इसमें किसी भी किस्म का कोई कंटेमिनेशन नहीं है, ऑयल नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल नहीं है, फिर इस कंप्रेसर को सैंड ब्लास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सांस लेने के लिए। मैक्सिमम इसकी जो वैलिडिटी है इस ग्रेड डी हवा के टेस्ट की, जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो 3 महीने है मैक्सिमम वैलिडिटी। अब ये 3 महीने ख़त्म होने से पहले पहले ही दोबारा टेस्ट होनी चाहिए। मैक्सिमम इसका ड्यूरेशन 3 महीने है। अगर ये इसका सर्टिफिकेट अपनी मियाद पूरी कर गया, 3 महीने पूरे हो गए, तो उसके बाद एक दिन भी इस कंप्रेसर को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता सैंड ब्लास्टिंग के लिए। ये जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा हवा के टेस्ट का, इसके ऊपर इंस्पेक्शन की डेट आपको मिलेगी, सैंपल लेने की डेट आपको मिलेगी, लेकिन इसके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं होती। इसलिए इंस्पेक्शन डेट से आगे 3 महीने काउंट करके ये चीज़ अंडरस्टूड है कि 3 महीने के बाद ही ये खुद ब खुद एक्सपायर हो जाएगा ये सर्टिफिकेट, क्योंकि सीएसएम में क्लियरली मेंशन है कि मैक्सिमम 3 महीने इसकी वैलिडिटी होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आंख बंद करके 3 महीने तक इसको यूज़ करना ही करना है। अगर 3 महीने से पहले भी कुछ इस तरह के आसार मिलते हैं कि जो हवा सांस लेने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, सैंड ब्लास्टर जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हुड के अंदर उनको कुछ महसूस होता है कि इस हवा में किसी किस्म की कोई स्मेल है या किसी किस्म की और कोई कंटेमिनेशन है, तो वक्त से पहले भी दोबारा से इस कंप्रेसर का, इस हवा का टेस्ट करवाया जा सकता है। दोबारा से सैंपल लिए जाएंगे और सेम प्रोसीजर रिपीट किया जाएगा। कंप्रेसर पर मौजूद थर्ड पार्टी स्टिकर के साथ उसका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट भी मौजूद होना चाहिए और वैलिड भी होना चाहिए। किसी भी मशीन पर आप कोई थर्ड पार्टी स्टिकर लगा देखेंगे, उसका ये मतलब होता है कि इसके पीछे कोई सर्टिफिकेट भी है। स्टिकर सिर्फ अलामती चीज़ होती है और असल डॉक्यूमेंट वो सर्टिफिकेट होता है जो थर्ड पार्टी कंपनीज़ को देती है।